स्वागत है आपका हमारे सबलाइम केमर्जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के साथ कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स जानेंगे जो इनके एग्जाम्पल्स को याद रखने में आपकी मदद करेंगी। इतना ही नहीं, हम कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स की डेफिनेशन समझते हैं। Sedatives are the drugs that reduce anxiety, stress and irritability. Sedatives वह दवाएं होती हैं जो एंजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी को कम करती हैं। एंजाइटी यानी चिंता, ये एक मन की भावना है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के डर या बेचैनी महसूस होती है, खासकर ये सोच के आगे भविष्य में क्या होगा। एंजाइटी तब देखने को मिलता है जब व्यक्ति कई भी एक घटना को लेकर सीरियस हो। इसके लक्षणों में बेचैनी, चिंता और किसी भी काम में ध्यान ना दे पाना जैसे लक्षणों दिखाई देते हैं। और स्ट्रेस यानी दबाव, ये तब देखने को मिलता है जब किसी व्यक्ति को किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षणों में थकान, घबराहट और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, ये स्थिति तब होती है जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हो, जो अक्सर स्ट्रेस या चिंता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति खुश नजर नहीं आता। These drugs do not induce sleep. ये दवाएं नींद नहीं लाती, बल्कि ये शरीर और मानसिक स्थिति को शांत करती हैं। These drugs are used to calm mind of recipients. इन ड्रग्स को लेने से दिमाग शांत रहता है, चाहे व्यक्ति चिंता, स्ट्रेस या फिर बेचैन में क्यों न हो। किसी भी स्थिति में सेडेटिव्स दिमाग को शांत रखने का काम करते हैं। अब हिप्नोटिक्स को समझते हैं। हिप्नोटिक्स आर द ड्रग्स that induce and maintain sleep when insomnia is developed. हिप्नोटिक्स वे दवाएं होती हैं जो नींद लाने और बनाए रखने में मदद करती हैं, खासकर जब इंसोम्निया की समस्या हो। जो नींद हिप्नोटिक्स दवाएं लेने से होती है वो नींद रात को सोने जैसी नींद होती है। बस इसमें डिफरेंस इतना है, हिप्नोटिक्स दवाएं लेने से व्यक्ति तब तक नहीं जाग सकता जब तक दवा का असर खत्म न हो जाए। These drugs are used to treat insomnia. ये दवाएं अनिद्रा के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कहने का मतलब ये खास तौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अनिद्रा या नींद न आने की समस्या हो, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। एक ही दवा सेडेटिव के रूप में और हिप्नोटिक्स के रूप में काम कर सकती है। जब आप दवा की थोड़ी मात्रा लेते हैं तो यह एक सेडेटिव की तरह काम करती है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपको आराम महसूस होता है। लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में दवा लेते हैं तो यह हिप्नोटिक की तरह काम करती है और आपको गहरी नींद में ले जाती है। आइए इसको और आसानी से समझते हैं, उदाहरण की मदद से। उदाहरण के तौर पर लोराजेपाम लेते हैं। जब लोराजेपाम को थोड़ी मात्रा यानी 0.5 से 1 मिलीग्राम ली जाती है, यह सेडेटिव के रूप में काम करती है। और जब ज्यादा मात्रा यानी 2 मिलीग्राम ली जाती है, यह हिप्नोटिक के रूप में काम करती है। इसको फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए। जब लोराजेपाम को थोड़ी मात्रा यानी 0.5 से 1 मिलीग्राम ली जाती है, ये सेडेटिव के रूप में काम करती है। और जब ज्यादा मात्रा यानी 2 मिलीग्राम ली जाती है, ये हिप्नोटिक के रूप में काम करती है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के कुछ कॉमन यूसेस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, जब व्यक्ति को नींद आती है तब उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी, चिंता को दूर करने के लिए भी लिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्री ऑपरेटिव सिडेशन, ऑपरेशन से पहले मरीज को आराम देने का काम करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड सीजर्स, मिर्गी और दौरे जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ विथड्रॉवल सिम्टम्स इन अल्कोहल डिपेंडेंस, शराब की लौत यानी आदत से छुटकारा पाने में भी मदद करते हैं। इसी तरह कई अन्य बीमारियों के इलाज में भी मदद करते हैं। अब चलिए क्लासिफिकेशन पर नजर डालते हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक दवाएं दो प्रकार की होती हैं, बार्बिचुरेट और नॉन बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट को पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके अधिक साइड इफेक्ट्स के कारण अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। नॉन बार्बिचुरेट नई क्लास की दवाएं हैं जो अब मुख्य रूप से हिप्नोटिक के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। इनके साइड इफेक्ट्स बार्बिचुरेट की तुलना में कम होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक सुरक्षित माना जाता है। आइए अब इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बार्बिचुरेट के एग्जाम्पल्स को याद रखने की ट्रिक है। बार्बिचुरेट में पेंटोथायो और साइक्लोमेथो की पार्टी। आप इन ट्रिक को इस तरह एक कहानी से समझ सकते हैं। बार्बिचुरेट एक पब है
जहां मस्ती का माहौल बनता है, क्योंकि बार्बिटूरेट के साइड इफेक्ट्स भी लगभग निट शराब की तरह कुछ खास महसूस कराती है, जैसे नशा होना, लौट लगना और सांस लेने में दिक्कत होना। वहीं पेंटोथायो एक लड़का है और साइक्लोमेथो एक लड़की है, जो दोनों बार्बिटूरेट पब के अंदर पार्टी कर रहे हैं, ऐसे समझना होगा। अब जब कहानी सुन ली तो ट्रिक पर ध्यान दीजिए। बार्बिटूरेट से याद रखिए बार्बिटूरेट, पेंटो से पेंटोबार्बिटल, थायो से थायोपेंटल, साइक्लो से साइक्लोबार्बिटल, मैथो से मैथोहेक्सिटल। इन्हें एक और तरीके से भी याद किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार्बिटूरेट दवाओं के नाम अक्सर टाल में खत्म होते हैं, तो आप सफिक्स टाल से भी याद कर सकते हैं। नॉन बार्बिटूरेट की कुछ सब क्लासेस भी होते हैं। पहला है बेंजोडाइजेपाइन। इसकी एग्जाम्पल्स को याद करने का ट्रिक है लोरा नाइट्रा एंड डायाक्लोना। ओल्परा क्लोर की अपने हैं। इसकी ट्रिक को भी बार्बिटूरेट जैसी कहानी बनाकर याद किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पार्टी बार्बिटूरेट जैसा पब में नहीं बल्कि घर पर होगी, जहां आप बेंजोडाइजेपाइन को घर समझ सकते हैं। इस पार्टी में शामिल हैं ओल्परा क्लोर की अपने लोग, जैसे लोरा नाइट्रा और डायाक्लोना, और अपने लोग पब जाने के बजाय घर पर ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए वे पानी से शराब की मिलावट से काम चला लेते हैं। यहाँ ठीक वैसे ही बेंजोडाइजेपाइन की साइड इफेक्ट्स बार्बिटूरेट से कम होती हैं, जैसे मिलावट की शराब की असर निट शराब से कम होती है। इसमें लौट लगना, नशा होना जैसे इफेक्ट्स देखा जा सकती है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होना जैसे इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलती। मेरे कहने का मतलब बेंजोडाइजेपाइन में बार्बिटूरेट से कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलती है। बस इतने में कहानी खत्म। अब ट्रिक पर ध्यान देते हैं। बेंजोडाइजेपाइन से बेंजोडाइजेपाइन होगा, लोरा से लोराजेपाम, नाइट्रा से नाइट्राजेपाम, डाया से डायजेपाम, क्लोना से क्लोनाजेपाम, ओल्परा से ओल्पराजोलाम, क्लोर से क्लोरडायाजपोक्साइड। इन्हें एक और तरीके से भी याद किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ। बेंजोडाइजेपाइन दवाओं के नाम आमतौर पर एपाम और ओलाम में खत्म होते हैं, तो आप आराम से सफिक्स देखकर आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं नॉन बार्बिटूरेट की दूसरी सब क्लास को, जो अदर साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जिसको नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स भी कहा जाता है। इनको याद रखना हो तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए। जोल, जालेका, झोल। जोल से याद रखिए जोल्पिडम और जोल्पिक्लोन, और जाले से याद रखिए जालेप्लोन। अगर चाहो तो इन ट्रिक्स को भी बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपाइन की तरह कहानी से याद रख सकते हो। यहाँ पार्टी शराब से नहीं, झल से होगी, जिसे झल की तरह नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स में कम साइड इफेक्ट्स की चांस रहती है। इस वीडियो में आगे हम बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपाइन और नॉन बेंजोडाइजेपाइन के खासियतों यानी गुणों को एक कंपैरिजन टेबल में समझेंगे। अगला और आखिरी सब क्लास है मिसलेनियस। इसमें अलग अलग प्रकार की दवाएं देखने को मिलती हैं। दवाएं को देखने से पहले इनको याद रखने की ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक है डीप हाइड्रो राम का कलर। इसका मतलब है राम का रंग डीप हाइड्रो है। डीप से होगा डाइफेनहाइड्रामीन, हाइड्रो से होगा हाइड्रोक्सीजीन। ये दो एंटीहिस्टामाइन की ड्रग्स हैं जो एलर्जी के लिए लिया जाता है, लेकिन इनको नींद लाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। रैम से होगा रमेल्टियन, जो मेलाटोनिन रिसेप्टर की एगोनिस्ट है, खासकर क्रोनिक इंसोम्निया में इस्तेमाल होती है। कलर से होगा क्लोरल हाइड्रेट। इसका इस्तेमाल पहले नींद लाने के लिए होता था, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया है। जो अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताई, ये तब ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जब आप इन एग्जाम्पल्स को रिकॉल करना चाहते हो। इन ट्रिक्स की मदद से आप जल्दी और आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं, जिसे आप परीक्षा में बिना किसी गलती के लिख सकते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इन ट्रिक्स की मदद से याद करने की एक बार कोशिश करके देखिए, 100% काम करेगा। मैंने आपको ट्रिक्स की फायदे बता दी, आगे आपकी मर्जी, चाहे जैसे भी हो याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कुछ देर पहले, आइए बार्बिटूरेट, बेंजोडाइजेपाइन और नॉन बेंजोडाइजेपाइन के गुणों को देखते हैं। बार्बिटूरेट दवाइयां पहले इस्तेमाल होता था, अब बेंजोडाइजेपाइन और नॉन बेंजोडाइजेपाइन का इस्तेमाल सेडेटिव और हिप्नोटिक के रूप में ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि
जब सुरक्षा को देखा जाता है, बार्बिचुरेट में कम सुरक्षा होती है, थोड़ा ज्यादा बेंजोडाइजेपाइन में और थोड़ा और ज्यादा नॉन बेंजोडाइजेपाइन में। उसके बाद जब नशे की आदत को देखा जाता है, इसमें भी सबसे ज्यादा बार्बिचुरेट में नशे की आदत देखी जाती है और सबसे कम नॉन बेंजोडाइजेपाइन में होती है, जबकि बेंजोडाइजेपाइन में नशे की आदत न तो ज्यादा होती है और न कम, मॉडरेट रहता है। अगर दवाइयों के प्रभाव शुरू होने का समय देखा जाए तो बार्बिचुरेट की प्रभाव आने में समय लगता है। बेंजोडाइजेपाइन में जल्दी प्रभाव डालता है और नॉन बेंजोडाइजेपाइन उसे भी जल्दी प्रभाव डालता है। अगर प्रभाव यानी असर की अवधि देखी जाए तो बार्बिचुरेट दिन भर प्रभाव डालती है, जबकि बेंजोडाइजेपाइन 6 से 8 घंटे और नॉन बेंजोडाइजेपाइन 4 से 6 घंटे प्रभाव डालती है। बार्बिचुरेट का इस्तेमाल नींद, चिंता और मिर्गी के इलाज के लिए होता है। बेंजोडाइजेपाइन का इस्तेमाल नींद और चिंता के इलाज के लिए होता है, जबकि नॉन बेंजोडाइजेपाइन सिर्फ नींद लाने के लिए इस्तेमाल होती है। बार्बिचुरेट की एग्जाम्पल्स हैं पेंटोबार्बिटल, थायोबार्बिटल, साइक्लोबार्बिटल, मेथोहेक्सिटल। बेंजोडाइजेपाइन की एग्जाम्पल्स हैं लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऑलप्राजोलाम, क्लोरडायाजेपॉक्साइड। नॉन बेंजोडाइजेपाइन की एग्जाम्पल्स हैं जोल्पिडेम, जोल्पिक्लोन, जलेप्लोन। ये कंपैरिजन टेबल से इन चीजों को एक ट्रिक की तरह याद रखने में मदद मिलेगी। अब बारी है डायाजेपाम को समझने की। डायाजेपाम के स्ट्रक्चर से समझते हैं। पहली नजर में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसे इतनी आसानी से समझाऊंगी कि ये आपके दिमाग में बेहद जल्दी फिट हो जाएगा। तो बस मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए कैसे ये थोड़ा उलझा हुआ स्ट्रक्चर चुटकियों में समझ आ जाएगा। डायाजेपाम की स्ट्रक्चर में 6 पार्ट्स होते हैं। बेंजोडाइजेपाइन, कार्बोनिल ग्रुप, क्लोरीन एटम, मिथाइल ग्रुप, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम और फिनाइल। इन्हीं 6 पार्ट्स को लेकर बनती है डायाजेपाम की स्ट्रक्चर। अगर इन्हीं 6 पार्ट्स को समझ गए तो डायाजेपाम की स्ट्रक्चर को बनाने में आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। पहले डायाजेपाम के सेंट्रल स्ट्रक्चर बेंजोडाइजेपाइन को देखते हैं। नाम से ही साफ पता चलता है कि इसमें 2 रिंग्स हैं, एक बेंजीन रिंग और एक डायाजेपाइन रिंग। बेंजीन रिंग का नाम आपने कभी न कभी केमिस्ट्री में सुना ही होगा, जिसमें 6 कार्बन के साथ एक बाद एक सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब बेंजीन रिंग को साइड में रख देते हैं, डायाजेपाइन को समझते हैं। इसमें कुल 7 एटम्स होते हैं। 7 एटम्स में से 5 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, जिनका पोजीशन रिंग के अंदर 1 और 4 होते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि डायाजेपाइन रिंग की नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। डायाजेपाइन रिंग की नंबरिंग हमेशा उस नाइट्रोजन एटम से शुरू होती है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। और नंबरिंग की डायरेक्शन की बात की जाए तो हमेशा उस तरफ होती है जिससे दूसरे नाइट्रोजन एटम को सबसे कम नंबर मिले। जब हम इस डायाजेपाइन के स्ट्रक्चर को देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करने पर दूसरी नाइट्रोजन एटम को 4 मिलता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करने पर यह 5 हो जाता है। क्योंकि 4 5 से छोटा नंबर है, इसीलिए आईयूपैक नोमेनक्लेचर के मुताबिक नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी चाहिए, जिस डायरेक्शन से दूसरी नाइट्रोजन को 4 मिला हो। यह थी बेंजीन रिंग और डायाजेपाइन रिंग के स्ट्रक्चर की जानकारी। जब ये दोनों बेंजीन और डायजेपिन रिंग्स आपस में अटैच रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बेंजोडाइजेपाइन कहा जाता है। इस बेंजोडाइजेपाइन की नंबरिंग वैसे ही होगी जैसे हमने पहले डायजेपिन में देखी थी। नंबरिंग उस नाइट्रोजन एटम से शुरू होगी जिसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। और नंबरिंग की दिशा हमेशा ऐसी होगी जिससे दूसरी नाइट्रोजन एटम को कम नंबर मिले। अगर हम इस दिशा में नंबरिंग करेंगे तो 4 मिलेगा और अगर उस दिशा में करेंगे तो 7 मिलेगा। क्योंकि 7 4 से बड़ा है, इसलिए बेंजोडाइजेपाइन की नंबरिंग दूसरी दिशा में करने के बजाय इस दिशा में इस एटम से उस एटम तक की जाएगी। और 2 रिंग्स के कंबाइंड एटम की नंबरिंग नहीं की जाती है, क्योंकि ये दोनों एटम्स बेंजीन रिंग और डायजेपिन रिंग के बीच सामान्य यानी कॉमन होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में कंबाइंड एटम्स की भी नंबरिंग की जाती है। यह खास तौर पर तब होता है जब इन्हीं कंबाइंड एटम में मॉलिक्यूल की फंक्शनल ग्रुप्स या उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप भी आसानी से बिना किसी झंझट के नंबरिंग कर सकते हैं। तो बस
यही थी डायजेपाम की सेंट्रल स्ट्रक्चर यानी बेंजोडाइजेपिन की स्ट्रक्चर और नंबरिंग की पूरी जानकारी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बेंजीन रिंग और डायजेपिन रिंग मिलकर इस बेंजोडाइजेपिन स्ट्रक्चर को बनाती हैं और कैसे सही तरीके से इसकी नंबरिंग की जाती है। अब आइए देखते हैं बेंजोडाइजेपाइन के कौन से पोजीशन पर कौन कौन से साइड चेन जुड़े होते हैं। क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग में 7th पोजीशन पर जुड़ा होता है। मिथाइलिन ग्रुप 1st पोजीशन पर जुड़ा होता है और जब कार्बोनिल ग्रुप 2nd पोजीशन पर जुड़ा होता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन 3rd पोजीशन पर होता है जो रिंग में सैचुरेशन की पॉइंट को दिखाता है। कहने का मतलब इस पोजीशन पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और फिनाइल ग्रुप 5th पोजीशन पर जुड़ा होता है। अब बात करते हैं इस कंपाउंड के IUPAC नेम की। 7 क्लोरो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 3H14 बेंजोडाइजेपिन 2 ONI। यहाँ 7 क्लोरो का मतलब है क्लोरीन एटम 7th पोजीशन पर अटैच्ड है। 1 मिथाइल ये बताता है मिथाइल ग्रुप 1st पोजीशन पर प्रेजेंट है। 5 फिनाइल ये बताता है 5th पोजीशन पर एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है। 3H यह दिखाता है 3rd पोजीशन पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम है या फिर कह सकते हो एक सैचुरेटेड एटम है। सैचुरेटेड एटम का मतलब है यहाँ एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। आखिरी में है 1,4 बेंजोडाइजेपिन 2 ONE। 1,4 से यह पता चलता है बेंजोडाइजेपाइन रिंग के 1st और 4th पोजीशंस पर नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हैं और 2 ONE यह इंडिकेट करता है 1,4 बेंजोडाइजेपाइन की 2nd पोजीशन पर एक कीटो ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ बेंजोडाइजेपिन 2 ONE में ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि बेंजोडाइजेपाइन का E हटा दिया गया है और ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि IUPAC नेम का नोमेनक्लेचर के नियमों के मुताबिक जब किसी कंपाउंड के रूट नेम के साथ ऐसा सफिक्स जोड़ा जाता है जो वावल लेटर यानी स्वर वर्ण से शुरू होता है, जैसे यहाँ O से हुआ है, तो रूट नाम के आखिरी वावल लेटर को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ बेंजोडाइजेपाइन से E को हटाया गया है, जिससे शब्द का उच्चारण आसान और स्पष्ट हो जाता है। बस इतना ही करना होगा डायजेपाम की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और उसकी IUPAC नेम को लिखने के लिए। अगर मैंने इस वीडियो में रूट नेम, सफिक्स और वॉवल लेटर हटाने के नियमों पर डिटेल में बताने लागूं तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपका टाइम की बर्बादी होगी। इसलिए इनके बारे में और एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर इनके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो झट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए और साथ में बेल आइकन पर ठप्पा मारना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको चटाक से मिल जाएं। अब बारी है डायजेपाम की यूजेस को समझने की। Diazepam is used in treatment of anxiety disorders, convulsion and muscle spasm. Diazepam का इस्तेमाल यहाँ दी गई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे एंग्जाइटी यानी चिंता। यह चिंता एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा डर, घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। यह सामान्य चिंता से ज्यादा गंभीर होती है और डेली लाइफ को प्रभावित कर सकती है। कन्वल्शन यानी दौरे या मिर्गी, यह दिमाग की गड़बड़ी के कारण होता है जिसमें मांसपेशियां अपने आप खींचने लगती हैं, जिससे शरीर अचानक झटके लेने लगता है। और मसल स्पैज़म यानी मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द। मसल स्पैज़म में मांसपेशियों का अचानक और बिना किसी कारण खिंचाव होती है, जिससे तेज दर्द होता है। यह ज्यादा मेहनत करने से, चोट लगने से या कमजोरी से हो सकता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्री ऑपरेटिव सेडेशन। इसका मतलब ऑपरेशन से पहले मरीज को शांत रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा दिमाग पर असर डालकर मरीज को शांत करती है। अगर स्टोरेज की बात की जाए, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका मतलब इसे हमेशा अच्छी तरह से बंद कंटेनर में रखना चाहिए ताकि हवा और नमी से यह खराब ना हो, और इसे सूरज की रोशनी से भी बचाकर रखना चाहिए क्योंकि रोशनी से यह जल्दी खराब हो सकता है। हो सके तो इसे अंधेरे जगह पर रखना सबसे अच्छा होता है। जब इसकी फॉर्मुलेशन को देखेंगे, यह दवा अलग अलग रूपों में मिलती है। डॉक्टर इसे मरीज की जरूरत के हिसाब से देते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड एलिक्सर। टैबलेट एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसे मुंह से लिया जाता है। कैप्सूल भी टैबलेट की तरह काम करता है, लेकिन यह ज्यादा असरदार हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी टैबलेट से ज्यादा होती है। इंजेक्शन, जिसको जल्दी राहत चाहिए हो तो इसे इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। एलिक्सर,
यह तरल रूप होता है जो बच्चों या जिन्हें गोली निगलने में मुश्किल होती है उन्हें दिया जाता है। डायजेपाम की कई ब्रांड्स होते हैं जिनमें पॉपुलर हैं कामपोज, वैलियम, सेडानाइट, बायोपोज, रिलैक्सो। यह सभी ब्रांड्स अलग अलग कंपनियों द्वारा बनते हैं लेकिन इनकी इंग्रेडिएंट एक जैसी होती है। डॉक्टर जब डायजेपाम को किसी ब्रांड से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वही असर मिलेगा जो अन्य ब्रांड से मिलता है, यानी चाहे वह कामपोज, वैलियम या कोई और ब्रांड हो, सभी में डायजेपाम की मात्रा और असर एक जैसा ही होती है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स के टैबलेट्स या इंजेक्शन की पैकिंग अलग हो सकती है या कंपनी के अनुसार थोड़ी बहुत कीमत में फ़र्क हो सकता है, लेकिन दवा का मेन इंग्रेडिएंट जो डायजेपाम है हर ब्रांड में वही रहता है। अब समझते हैं अल्प्राजोलाम के बारे में। अल्प्राजोलाम की स्ट्रक्चर में 5 पार्ट्स होते हैं: ट्राइएजोलो बेंजोडायाजेपाइन, क्लोरीन एटम, फिनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम। इन्हीं 5 पार्ट्स को लेकर बनती है अल्प्राजोलाम की स्ट्रक्चर। अगर इन्हीं 5 पार्ट्स को समझ गए तो अल्प्राजोलाम की स्ट्रक्चर को बनाने में आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं अल्प्राजोलाम के सेंट्रल स्ट्रक्चर से, जिसे ट्राइजोलो बेंजोडायाजेपाइन कहते हैं। ट्राइजोलो बेंजोडायाजेपाइन में 2 रिंग होते हैं, पहला बेंजोडायाजेपाइन, दूसरा ट्रायाजोल। बेंजोडायाजेपाइन की स्ट्रक्चर हम पहले ही समझ चुके हैं जब हमने डायजेपाम को समझ रहे थे। अब नजर डालते हैं ट्रायाजोल पर। ट्रायाजोल एक 5 एटम्स का रिंग है जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। ये 1, 2 और 4 पोजीशन पर होते हैं और फर्स्ट नाइट्रोजन एटम पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, यानी यह एक सैचुरेटेड एटम है। ट्रायाजोल की नंबरिंग हमेशा इस सैचुरेटेड एटम से शुरू होती है और उसी दिशा में की जाती है जिससे बाकी नाइट्रोजन एटम्स को कम नंबर मिल सकें। अगर नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाए तो 3 नाइट्रोजन एटम्स की पोजीशन 1, 2 और 4 होगी, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह 1, 3 और 5 आएगी। क्योंकि IUPAC की नोमेनक्लेचर के नियमों के अनुसार हेटेरो एटम्स को हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो 1 + 2 + 4 = 7 होगा। वहीं एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करने से 1 + 3 + 5 = 9 होगा। अब 7 और 9 में से छोटा है 7, इसलिए इस केस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सही नंबरिंग मानते हैं। आपको नंबरिंग करने वक्त बस इतना ध्यान में रखना चाहिए, जैसे दूसरे नाइट्रोजन एटम्स को कम नंबर मिले तो आप भी नंबरिंग कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। जब बेंजोडायाजेपाइन और ट्राइएजोल आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे ट्राइएजोलो बेंजोडायाजेपाइन कहा जाता है। ट्राइएजोलो बेंजोडायाजेपाइन की नंबरिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स की नंबरिंग हमेशा उस एटम से शुरू किया जाता है जो फ्यूजन पॉइंट के पास होता है। उस हिसाब से आप इन्हीं कोई एटम्स में से नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन IUPAC नेम की नामकरण के मुताबिक इस एटम से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स की नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन में किया जाता है जिससे हेटेरो एटम्स को कम नंबर मिले। जैसे मैंने बताई थी, ट्राइएजोलो बेंजोडायाजेपाइन की नंबरिंग इस कार्बन एटम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन से नाइट्रोजन एटम्स को कम नंबर मिल रहा है। पहली नाइट्रोजन एटम को 2, दूसरी को 3 और तीसरी को 5 मिल रहा है, जबकि और कोई दूसरी फ्यूजन पॉइंट की पास वाली एटम्स में से या दूसरी डायरेक्शन में करने से ज्यादा नंबर मिलेगा, चाहे आप किसी भी एटम्स में से या डायरेक्शन में क्यों ना करें। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी दिन फुर्सत में जब टाइम मिले, फ्यूजन पॉइंट की पास वाली एटम से हर दिशा में नंबरिंग करके खुद देख लीजिए। अब आइए देखते हैं ट्राइएजोलो बेंजोडायाजेपाइन के कौन से पोजीशन पर कौन कौन से साइड चेन जुड़े होते हैं। क्लोरीन एटम 8th पोजीशन पर जुड़ा होता है, मिथाइलिन ग्रुप 1st पोजीशन पर जुड़ा होता है, फिनाइल ग्रुप 6th पोजीशन पर जुड़ा होता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन 4th पोजीशन पर होता है, जो रिंग में सैचुरेशन की पॉइंट को दिखाता है। कहने का मतलब इस पोजीशन पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अब समझते हैं इसकी IUPAC नेम को। अल्प्राजोलम की IUPAC नेम है 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल 4H 124 ट्राइजोलो 43A 14 बेंजोडायाजेपाइन। यहाँ 8 क्लोरो का मतलब है इस केमिकल स्ट्रक्चर के 8th पोजीशन पर एक क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। 1 मिथाइल का मतलब है फर्स्ट पोजीशन पर एक मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है।
6 फिनाइल का मतलब है 6th पोजीशन पर एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 4H की। यह दिखाता है कि 4th कार्बन पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब है कि 4th कार्बन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद 1,2,4 ट्राइजोलो, 4,3A, 1,4 बेंजोडायाजेपाइन। यह पार्ट अल्प्राजोलम की सेंट्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ 1,2,4 यह बताता है कि नाइट्रोजन एटम ट्राइजोल रिंग के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर थे। जब ट्राइजोल बेंजोडायाजेपाइन के साथ जुड़ा नहीं हुआ था। ये तीनों पोजीशन 1,2,4 बेस स्ट्रक्चर ट्राइजोल में तीनों नाइट्रोजन एटम्स का पोजीशन है। और ट्राइजोलो एक प्रीफिक्स है जो बताता है कि ट्राइजोल रिंग दूसरी रिंग सिस्टम बेंजोडायाजेपाइन के साथ जुड़ी हुई है। और ये 4,3A एक फ्यूजन पॉइंट है, कहने का मतलब जुड़ने की जगह है जिसमें दो रिंग ट्राइजोल और बेंजोडायाजेपाइन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये 4,3 यह दिखाता है ट्राइजोल रिंग का 4th और 3rd पोजीशन जुड़ा हुआ है बेंजोडायाजेपाइन रिंग के 1st और 2nd पोजीशन पर, जिसको यहाँ A लिखा गया है। फ्यूजन पॉइंट का इस पोजीशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्राइजोल और बेंजोडायाजेपाइन की अलग अलग नंबरिंग को समझना होगा, जिसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, जहां मैंने स्पष्ट रूप से बताया है सही और सटीक नंबरिंग कैसे की जाती है। अगर आप अभी इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे तो ट्राइजोल की ये 3rd और ये 4th पोजीशन होगा और बेंजोडायाजेपाइन की ये 1st और ये 2nd पोजीशन होगा। बेंजोडायाजेपाइन की इस पोजीशन को फ्यूजन पॉइंट में A से इंडिकेट किया गया है। इस फ्यूजन पॉइंट में 4,3 ट्राइजोल से आते हैं, A आता है बेंजोडायाजेपाइन से। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं इस अल्फाबेटिकल नंबरिंग को कैसे किया जाता है। ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग भी न्यूमेरिकल नंबरिंग जैसी ही होती है। इसमें 1 और 2 पोजीशन के बीच के बॉन्ड को A से दर्शाते हैं, 2 और 3 के बीच वाले बॉन्ड को B से, 3 और 4 के बीच वाले बॉन्ड को C से, और यह नंबरिंग इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि फ्यूजन पॉइंट पर आपका और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बाकी है 1,4 बेंजोडायाजेपाइन। यहाँ 1,4 यह बताता है नाइट्रोजन एटम बेस स्ट्रक्चर बेंजोडायाजेपाइन रिंग के 1st और 4th पोजीशन पर थे, जब ट्राइजोल बेंजोडायाजेपाइन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये 1 और 4 बेंजोडायाजेपाइन से आए हैं। अब चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ, अल्प्राजोलम की यूसेस। अल्प्राजोलाम इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी, टेंशन एंड पैनिक डिसऑर्डर। अल्प्राजोलाम का इस्तेमाल इन समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अल्प्राजोलाम किसी भी प्रकार का चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता है। या फिर पैनिक डिसऑर्डर, जब किसी को अचानक घबराहट या डर लगता है तो उस कंडीशन को पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट इंसोम्निया। जब इंसोम्निया के कारण नींद नहीं आता तो कभी कभी इसे नींद लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल सील्ड कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसे हमेशा अच्छे से बंद कंटेनर में रखना चाहिए। साथ ही सूरज की रोशनी से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी दवा को खराब कर सकती है। अब बारी है फॉर्मुलेशन की। अल्प्राजोलाम टैबलेट के रूप में आता है, जिसे आप आसानी से ले सकते हैं। अगर ब्रांड नेम्स को देखेंगे, अल्प्राजोलाम को अलग अलग ब्रांड्स के नाम से बेचा जाता है, जैसे अल्प्रैक्स, जोलाम, ऑलटॉप, निंद्रा। ये ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी ब्रांड्स एक ही दवा अल्प्राजोलाम के होते हैं और इनका असर एक जैसा ही होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांड का क्यों ना लें। अब देखेंगे नाइट्राजेपाम के बारे में। जब यूजेस को देखेंगे, नाइट्राजेपाम इज यूज्ड एज अ हिप्नोटिक इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। यह एक हिप्नोटिक दवा है जो इस्तेमाल किया जाता है इंसोम्निया को ठीक करने के लिए। इंसोम्निया का मतलब है नींद की समस्या, जिसमें रात में मरीज को ठीक से नींद नहीं आती। नींद नहीं आने की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे चिंता, घबराहट, दर्द, खुजली, ऐसे बहुत सारे। यह दवा दिमाग को शांत करके नींद लाने में मदद करती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ कन्वल्शन। नाइट्राजेपाम दौरे को रोकने में भी मदद करता है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें मिर्गी या किसी अन्य प्रकार के दौरे आते हैं।
अगर स्टोरेज को देखेंगे, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल सील्ड कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसे हमेशा एयरटाइट कंटेनर में और सूरज की रोशनी से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि नमी और सूरज की रोशनी, यह दोनों चीजें दवा को खराब कर सकती हैं। इसलिए इसे एक सूखी और अंधेरी जगह पर रखा जाता है, जिससे नाइट्राजेपाम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशंस को। नाइट्राजेपाम टैबलेट और कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे आप आसानी से ले सकते हैं। डॉक्टर इसे आपकी ज़रूरत के अनुसार देते हैं। नेक्स्ट ब्रांड नेम। नाइट्राजेपाम के कई ब्रांड्स उपलब्ध हैं जो विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं, जैसे नाइट्रोसन, सोमनाइट, ड्रीम और नाइट। यह सभी ब्रांड्स नाइट्राजेपाम के होते हैं और इनमें कोई खास फर्क नहीं होता। डॉक्टर जब इस दवा को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको वही असर मिलेगा जो दूसरे ब्रांड से मिलता है। यह वीडियो पूरा देखने के बाद उम्मीद है कि जिस कारण से आप इसे देखने आए थे वह अब स्पष्ट हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और सीखते रहें।